friends, welcome back to my channel Law Notes Academy. I am Rashmi Vora. I am giving you the topic of classification of criminal cases. What is the classification? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वीडियो अपने नोट्स के थ्रू जो बना रही हूँ वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। ये क्लासिफिकेशन किस में किया गया है? दो तरह के केसेस होते हैं, समन केसेस और वारंट केसेस। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों का मीनिंग बताऊंगी, फिर दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगी। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्लासीफाई करता है क्रिमिनल केसेस को दो कैटेगरीज में। सबसे पहली कैटेगरी होती है समन केसेस, दूसरी जो कि डिफाइन की गई है सेक्शन 2W के अंदर, 2W में डिफाइन की गई है समन केसेस, और दूसरा है वारंट केसेस जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 2X के अंदर। तो फ्रेंड्स, क्या होते हैं समन केसेस, वारंट केसेस? चलिए ध्यान से सुनिएगा, और मेरा चैनल पसंद आए, मेरे वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना चाहते हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये रिटर्न नोट्स है मेरे खुद के बनाए हुए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समन केसेस और वारंट केसेस के बारे में मैं आपको बताती हूँ होते क्या हैं। वारंट केसेस वारंट इज अ रिट। वारंट क्या होता है? वारंट एक तरह की रिट होती है, या ऑर्डर होता है, या ऑफिशियल ऑथराइजेशन होता है कोर्ट के द्वारा। वारंट इज अ रिट, ऑर्डर और ऑफिशियल ऑथराइजेशन बाय अ कोर्ट और अथॉरिटी के द्वारा, जो कि क्या करती है? एम्पावर करती है पुलिस को और अदर ऑफिसर को। पुलिस को या अदर ऑफिसर को कोर्ट के द्वारा ये अथॉरिटी दी जाती है या पावर दी जाती है कि यू गो एंड मेक अरेस्ट। वारंट का मतलब होता है, वारंट अरेस्ट करने के लिए ही निकाला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, किसी पर्सन को अरेस्ट या डिटेंशन के लिए ही वारंट दिए जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, अरेस्ट वारंट आए हैं, तो वो अरेस्ट करने के लिए या डिटेंशन के लिए या सर्च करने के लिए किसी चीज को, या सीजर के लिए, और टू एग्जीक्यूट एन ऑर्डर, या कोई ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, वो ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ है तो उसको फुलफिल करवाने के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए कोर्ट से वारंट इशू किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मली इट इज यूज टू एक्सप्रेस रिटर्न अथॉरिटी। नॉर्मली किस लिए यूज किए जाते हैं? एक एक्सप्रेस किए जाते हैं, एक रिटर्न अथॉरिटी होती है, एक राइटिंग में दिए जाते हैं बाय अ कोर्ट इनेबलिंग अ पर्सन नेम्ड देयर इन। मतलब उस पर्सन के लिए दिए जाते हैं जिसका उसमें नाम लिखा गया है, टू डू एन एक्ट, ऐसा कुछ करने के लिए, विच विदाउट सच अथॉरिटी, मतलब जिसमें बिना किसी उस अथॉरिटी के वुड बी एन ऑफेंस। अगर आप ऐसा नहीं करोगे जो कि उसमें लिखा है तो वो एक ऑफेंस होगा और एन एक्शनेबल रॉन्ग होगा। वो एक्शनेबल मतलब उसमें फिर आपके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। अरेस्ट का मतलब, ये वारंट देने का मतलब ये होता है कि अगर अरेस्ट का आया है तो उस पर्सन को अरेस्ट करके लाना है पुलिस ने, सर्च का आया है तो जिस चीज़ को या पर्सन को सर्च करना है तो वो काम करने के लिए ये एक्शन पुलिस के लिए होता है कि आप जाइए और ये काम कीजिए। और उस पर्सन के लिए जिसका इसमें नाम है, अगर उसको कहा गया है कि आप ये काम कीजिए, ये कीजिए, तो अगर वो नहीं करता तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। दिस मीन्स, इसलिए वारंट केस इसको कहा जाता है वारंट। ठीक है, वारंट केस क्या होता है? वारंट का मतलब आपको समझ में आ गया, अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया सारा। ठीक है, अब वारंट केस क्या होता है? वारंट केस इज वन विच इज पनिशेबल विद डेथ। वारंट केस ऐसा केस होता है, केस के बारे में बता रही हूँ, किस केस में वारंट इशू किए जाते हैं। ऐसा केस होता है वारंट जो कि जिसमें की पनिशमेंट होती है विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। ठीक है, मतलब जिसमें की पनिशमेंट डेथ की होती है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद की सजा, या इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years, या फिर 2 साल से ऊपर की सजा होती है। द अदर केसेस विच आर नॉट वारंट केसेस आर समन केसेस। जो दूसरे केसेस होते हैं जो कि वारंट केसेस नहीं होते, उनको समन केसेस बोला जाता है। ठीक है ना, मतलब जिनमें ये सजाएं नहीं है वो सारे समन केसेस हैं। ठीक है, 2 साल से कम के भी वारंट होते हैं, लेकिन वैसे वो कम सीरियस नेचर के होते हैं, इसलिए समन केसेस बोला जाता है। तो वारंट केस जो है 2X में डिफाइन किया गया है, और उसमें कहा गया है कि वारंट केस मींस अ केस, ऐसा केस जो कि रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल, मतलब ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड है जो कि पनिशेबल है विद डेथ, जो पनिशेबल है विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट है या तो उसमें पूरी लाइफ की, ठीक है, या इम्प्रिजनमेंट है फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years, 2 साल से ऊपर की सजा है, तो वो वारंट केस माना जाता है। अब समन्स क्या होता है? मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समन्स? समन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोसेस इशूड बाय अ कोर्ट डायरेक्टिंग अ पर्सन टू रिमेन प्रेजेंट इन कोर्ट। समन एक फॉर्म होता है प्रोसेस की जिसमें कि इशू किया जाता है कोर्ट के थ्रू,
और उसमें डायरेक्शन दी जाती है एक पर्सन को टू रिमेन प्रेजेंट, मतलब समन्स ज्यादातर कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए, इन कोर्ट प्रेजेंट होने के लिए ही इशू किए जाते हैं। किसी को जैसे विटनेस को बुलाना है, एविडेंस के लिए बुलाना है, ठीक है, या किसी और पर्सन को वैसे समन्स दिए जाते हैं कोर्ट में, केस के लिए भी दिए जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए समन्स इशू किए जाते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, कोई पर्टिकुलर पर्पस होता है, और टू आंसर अ पर्टिकुलर चार्ज, या फिर अगर किसी पर्सन पे कोई पर्टिकुलर चार्ज कोर्ट ने लगाया है तो उसका आंसर देने के लिए भी कोर्ट बुलाता है, तो वो समन्स इशू करके ही बुलाया जाता है, ठीक है। समन इज डिफाइंड इन सेक्शन 2W इन CRPC। समन केसेस क्या होते हैं, मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। समन केसेस वो होते हैं जो कि रिलेटेड टू ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड होते हैं जो कि वारंट केस नहीं होते, ठीक है ना। वारंट केस मैंने अभी आपको बताया था जिनकी पनिशमेंट काफी वो होती है, रिगरस होती है, डेथ हो गई, पूरी होल लाइफ की इम्प्रिजनमेंट है या 2 साल से ऊपर की है, तो वो वाले सजा वाले जो वारंट वो होते हैं वो वारंट केसेस होते हैं, और दूसरे उनके अलावा जो है वो समन केसेस होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आगे बताती हूँ इसमें क्या डिफाइन किया गया है। इसमें कोड जो है ये क्लासिफाई करता है ऑल ऑफेंसेस को 2 कैटेगरीज में डिफाइन करता है, ठीक है। ये कोड जो है CRPC कौन से होते हैं, वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, ठीक है। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस होते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसका डिफरेंस देखना हो तो देख सकते हैं। और इसमें ही बेलेबल नॉन बेलेबल भी बोला जाता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल को। कॉग्निजेबल जो होते हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल जो होते हैं वो बेलेबल ऑफेंस होते हैं। अगर आपको बेलेबल और नॉन बेलेबल का भी डिफरेंस समझना है तो मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो उसमें आप देख सकते हैं, दोनों का डिफरेंस इजीली समझ आ जाएगा। तो इन दोनों में डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है ऑफेंसेस को। एंड द ट्रायल प्रोसीजर इनटू समन केसेस, और जो ट्रायल प्रोसीजर होता है वो समन केसेस में होता है, एंड वारंट, समन और वारंट दोनों केसेस में ट्रायल प्रोसीजर, इन दोनों मतलब समन और वारंट केसेस के अंदर ट्रायल प्रोसीजर भी होता है। दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन द नेचर एंड मेजर ऑफ पनिशमेंट। ये जो डिवीजन डिवाइड किया गया है वो पनिशमेंट का नेचर और ऑफेंस का नेचर अटैच टू द ऑफेंस के साथ जो पनिशमेंट है उसका नेचर देखने के बाद डिफाइन किया जाता है ये कॉग्निजेबल केस है या नॉन कॉग्निजेबल केस है, ऑफेंस है मतलब, ठीक है ना। जैसा ऑफेंस वैसा केस और वैसी ही पनिशमेंट उसकी, तो उसके बेसिस पे ये डिफाइन किया जाता है। इसमें ये भी एक बात देखने वाली है, नोट करने वाली है कि जो इन दोनों के बीच के डिस्टिंक्शन, जो डिफरेंस है वो इस क्वेश्चन से अलग है कि भाई समन केसेस और वारंट केसेस क्या एकदम से इशू किए जा सकते हैं, और कौन सा केस जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है या नहीं है, जो अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो वो कॉग्निजेबल है या नहीं है, तो ये देखने वाली बात होती है। और ये कोर्ट ही देखता है, जब ट्रायल होता है या जब चार्जशीट बनती है तब कोर्ट देखता है कि हाँ एक्यूज ने कैसा, किस कैटेगरी का ऑफेंस किया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इन दोनों के डिफरेंस की तरफ। हाँ जी, समन केसेस और वारंट केसेस का मैंने बता दिया आपको, सेक्शन 2W में ही डिफाइन है समन केसेस, वारंट है 2X में। समन्स जो होते हैं, केसेस होते हैं वो लेस सीरियस नेचर के होते हैं, और वारंट केसेस जो होते हैं दे आर मोर सीरियस इन नेचर। समन केसेस जो होते हैं, समन जो होते हैं वो एड्रेस किए जाते हैं उसी पर्सन को जिसके नाम का समन इशू किया गया है, उसी पर्सन के नाम पे ही इशू किए जाते हैं। लेकिन वारंट केसेस में जो एड्रेस किए जाते हैं, वारंट इज एड्रेस टू द पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर्स को एड्रेस किए जाते हैं कि जाइए और आप इस पर्सन को अरेस्ट डिटेंशन करके लाइए, ठीक है। जो समन केसेस होते हैं, ऑफेंसेस पनिशेबल होते हैं 2 साल से 2 साल तक के कैटेगरी के जो ऑफेंसेस होते हैं वो समन केसेस, उनके लिए समन दिया जाता है। वो समन ऑफेंसेस पनिशेबल होते हैं जो 2 साल के तक के ईयर्स के इम्प्रिजनमेंट के लिए कम्स विद इन दिस कैटेगरी, वो समन केसेस की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो ऑफेंसेस पनिशेबल होते हैं इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट के लिए होते हैं जो ऑफेंसेस पनिशेबल, और जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ या सेंटेंस फॉर मोर देन 2 ईयर्स जो होता है वो इस कैटेगरी में आते हैं, वारंट केस की कैटेगरी में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फोर्थ डिफरेंस, मैजिस्ट्रेट जो है वो कैन डिस्चार्ज द एक्यूज इफ द कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर। इसमें कंप्लेनेंट जो कंप्लेंट करने वाला होता है समन केस के अंदर, उसमें अगर वो खुद ही केस की डेट पे प्रेजेंट नहीं होता तो उसमें उसको एक्यूज को छोड़ दिया जाता है, कोर्ट जो है डिस्चार्ज कर देता है उसको। लेकिन एक्यूज इसके अंदर एक्विट किया जाता है इफ द कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर। इसमें एक्विट किया जाता है, एक्विट का मतलब थोड़े कुछ वैसे छोड़ देना, लेकिन उसका केस खत्म नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि वारंट केस जो होते हैं ज्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, इसके अंदर एक्विट किया जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन इसमें पर्सन को डिस्चार्ज ही कर दिया जाता है कि आप जाइए। अगर क्योंकि कंप्लेनेंट ही नहीं है, जिसने कंप्लेंट किया वही नहीं प्रेजेंट हुआ, तो फिर आपका क्या करेंगे, ठीक है।
उसके बाद इसमें बताया 5th पॉइंट में क्या बताया गया है कि फॉर्मल चार्ज डज नॉट बी फ्रेम्ड। इसके अंदर चार्ज जो है, जैसे चार्जशीट बनती होती है ना, तो वो कॉग्निजेबल केसेस में बनती होती है। कॉग्निजेबल जो होते हैं वो नॉन वेलेबल होते हैं और वारंट केसेस होते हैं, तो वो ज़्यादा सीरियस नेचर के होते हैं। लेकिन ये जो है नॉन कॉग्निजेबल होते हैं और समन केसेस होते हैं, तो इसके अंदर चार्जशीट फ्रेम नहीं करनी पड़ती है। लेकिन इसके अंदर वारंट केस में चार्जशीट फ्रेम करना जरूरी होता है, इज नेसेसरी। इसमें जो है समन केसेस के अंदर एक्यूज्ड का क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूशन करता है। एक्यूज्ड क्रॉस एग्जामिनेशन द प्रोसिक्यूशन विटनेस करता है आफ्टर देयर एग्जामिनेशन। मतलब एक्यूज्ड का जो प्लीडर होता है वो एग्जामिनेशन करता है प्रोसिक्यूशन के विटनेस का आफ्टर देयर एग्जामिनेशन, उनके खुद के एग्जामिनेशन के बाद में। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक्यूज्ड का राइट होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का, वो रिजर्व करके रखा जाता है जब तक कि उसका चार्ज प्रूव नहीं हो जाता। ठीक है ना। इसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन एक्यूज्ड कर सकता है प्रोसिक्यूशन के विटनेस का। भाई प्रोसिक्यूशन कौन होता है, प्रोसिक्यूटर जो होता है वो स्टेट की तरफ से केस लड़ता है, और एक्यूज एक पार्टी होती है, दूसरी पार्टी होती है प्रोसिक्यूशन। ठीक है, प्रोसिक्यूटर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट की तरफ से लड़ता है, और एक्यूज एक पार्टी, दूसरी पार्टी, दो पार्टीज ये दोनों ही होती हैं। तो प्रोसिक्यूटर का जो विटनेस, प्रोसिक्यूटर जो अपना विटनेस लाया है इसका एक्यूज्ड का, दोषी का अपराध साबित करने के लिए, तो ये भी उनका क्रॉस एग्जामिनेशन, इनका एक्यूज्ड का अपना प्लीडर, अपना एडवोकेट जो होता है उसको प्लीडर बोलते हैं, वो इनके विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है अपना एग्जामिनेशन करवाने के बाद में। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर, वारंट केस के अंदर, एक्यूज्ड का राइट जो है क्रॉस एग्जामिनेशन का वो रिजर्व करके रखा जाता है। जब तक उसका चार्ज जो है प्रूव नहीं हो जाता तब तक उनका एग्जामिनेशन नहीं होता, वो ट्रायल में चलता है। ठीक है। 7th नंबर पे इनका डिफरेंस जो बताया गया है कि कंप्लेनेंट जो है कैन विड्रॉ द केस विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। इसके अंदर जिसने कंप्लेंट की है वो केस को विड्रॉ भी कर सकता है कोर्ट की परमिशन से, लेकिन सच विड्रॉल इज इसमें नॉट अलाउड एक्सेप्ट इन केस ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। वारंट केसेस के अंदर क्या होता है कि आप विड्रॉ तो कर सकते हो लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में ही कर सकते हो सिर्फ, अदरवाइज आप विड्रॉ के कंप्लेंट को नहीं कर सकते हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट में बताया गया है 8th डिफरेंस में, if a complainant is absent on the date of hearing the accused will be acquitted। इसमें वही बात कही गई है कि अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट हो जाता है हियरिंग की डेट पे तो एक्यूज्ड को एक्विट भी कर दिया जाता है, उसका केस ही खत्म कर दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसके अंदर इफ द कंप्लेनेंट इज एब्सेंट ऑन द डेट ऑफ हियरिंग पे अगर वारंट केस में कंप्लेन करने वाला खुद ही एब्सेंट है तो द एक्यूज में बी एक्विटेड इन केस ऑफ कंपाउंडेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। मतलब सिर्फ वो कंपाउंडेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर ही उसको छोड़ा जा सकता है। इन अदर केसेस द जज डिसाइड्स द केस, मतलब उसमें अदरवाइज जज डिसाइड करते हैं कि इसका क्या करना है इस केस के अंदर। आगे बताती हूँ आपको, उसमें जो जज डिसाइड करता है वो मेरिट ऑफ द केस के बेसिस पे डिसाइड करता है। ठीक है। जो लास्ट डिफरेंस है अब इन दोनों के बीच का ये देख लीजिए ध्यान से। वारंट केस ये था, वारंट केस ये है समन केस। लेकिन इसके अंदर क्या बताया गया कि वारंट केस जो है वो समन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। अ वारंट केस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू समन केस, बट इन अ समन केस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वारंट केस। ये वारंट केस है, ये समन केस है। समन केस वारंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन वारंट जो है समन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। देखिए समन पहले इश्यू किए हैं, कोर्ट जो क्या करता है पहले एक समन भेजता है, दो भेजता है, तीन भेजता है। अगर तीन समन भेजने तक अगर वो पर्सन एक्यूज जिसको बुलाया गया है समन दे के वो नहीं आता तो वो समन जो है वारंट केस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये लिखा ना समन केस, तब वो वारंट केस में तब कोर्ट ऑर्डर करता है कि ये पर्सन प्रेजेंट नहीं हो रहा कोर्ट के अंदर, अटेंडेंस नहीं दे रहा, अपीयर नहीं हो रहा, तो आप इसके नाम का वारंट इशू कीजिए। फिर वारंट इशू किया जाता है, मैजिस्ट्रेट के साइन करवा के वारंट इशू करवाया जाता है, पुलिस ऑफिसर करवाते हैं, तो वो समन केस जो है वो वारंट केस में ट्रांसफर इशू वो हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वारंट केस तो समन में नहीं हो सकता ना, वो तो सिर्फ अपीयरेंस के लिए। वारंट केस तो ऑलरेडी अरेस्ट या डिटेंशन या सर्च या सीजर के लिए ही होता है, मतलब किसी चीज को पकड़ना, अपने कब्जे में लेना, सीज करना, मतलब। ठीक है ना। तो ये था डिफरेंस समन केसेस और वारंट केसेस के बीच का। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, नोट्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।